हेलो भाई लोग, दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस की प्रॉब्लम्स। ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस जो है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है। ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम्स, और ये याद तो बच्चे कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज हम ऐसा टेक्निक देखेंगे कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक थ्योरी जो है पेडिग्री एनालिसिस की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस को। पेडिग्री पेडिग्री एनालिसिस है क्या? A record of inheritance of certain genetic traits for two or more generation presented in the form of diagram of a family tree is called pedigree। यानी कि ये क्या है, पेडिग्री क्या है? एक फैमिली ट्री का डायग्राम है। परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर जितने लोग हैं उन सब का एक क्या है, लाइन डायग्राम बनाते हैं जिसे फैमिली ट्री कहते हैं। और उसके अंदर एक दो से ज़्यादा जनरेशन होती हैं और किसी खास ट्रेट की स्टडी की गई होती है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पेडिग्री कहते हैं। Okay, the study of pedigree for the transmission of a particular trait and finding the possibility of the absence or presence of the trait in a particular individual is called पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस क्या है कि किसी ये पता करना कि किसी इंडिविजुअल में ये कोई ट्रेट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, कोई बीमारी आएगी या नहीं आएगी, ये पता लगाने को हम क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। There can be several examples of exceptional phenotype by which the human being would look different from the normal one, like albinism, dwarfism, color blindness, hemophilia, and so many other diseases which are inherited. A family tree or a pedigree is drawn up using certain standard symbols. These symbols are as follows, which we can use in the pedigree analysis. So, first, male is just like a box or square, female is circle. If box is curved, तो भाई देखते हैं कि अब कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस में। मेल डब्बे की तरह यूज होता है, बॉक्स की तरह यूज होता है। ठीक है। फीमेल को देखते ही मेल हो जाता है डब्बा। याद रख लेना, मेल क्या है? डब्बा है। और फीमेल क्या है? गोल है। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अगर ये टेढ़ा बॉक्स हो तो इसे बोलते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ये तीनों भरे हुए हों, सॉलिड हों, कलर से भरे हुए हैं, काले या रेड कलर से भरे हुए हों, तो इसे कहते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर बीच में एक लाइन हो तो उसे बोलते हैं मेटिंग। अगर मेटिंग में डबल लाइन हो तो उसे क्या बोलते हैं? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है। यानी कि ये जो मेटिंग है वो क्लोजली रिलेटिव ऑर्गेनिज्म में हो रही है। इसके बाद में नीचे की तरफ अगर लाइन निकल जाए तो इसका मतलब उसे बोलते हैं सिबलिंग लाइन। ठीक है, क्लियर है। और अब तीसरा जो पॉइंट दिया है इसमें देखिए, पेरेंट विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज, यानी कि यहाँ जो शादी हुई, शादी के बाद जो बच्चा हुआ उसमें डिजीज था। ठीक है। ओके। अगर 5 बच्चे, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, लगातार अनअफेक्टेड पैदा हों तो उसे टेढ़े बॉक्स के अंदर 5 लिख के दिखाते हैं। तो ये कुछ हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही पढ़ने हैं। आगे देखते हैं। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, मेडिकल रिसर्च में होती है इसकी यूज। फिर दूसरा क्या है यूज है कि आपको किसी भी जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर का होना या पॉसिबिलिटी अगर देखनी है तो आप इसको पेडिग्री एनालिसिस से पता कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलर क्या करते हैं? इस चीज़ का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। किसी भी तरह का बच्चे में डिफेक्ट आएगा या नहीं, ये पेरेंट्स को बताने में इसका यूज़ कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए आपको इस चार्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। पहले पेडिग्री की प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ो, ढंग से देखो, अच्छी तरह से। फिर उसमें आपको 3 सवाल ढूंढने हैं। अगर उन 3 सवालों के जवाब ढूंढ लिए तो आपको लगभग सही सही अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये जो जो क्वेश्चंस हैं या ये जो चार्ट है, जो टेक्निक है, ये कुछ खास तरह के ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव को ढूंढने में मदद करती है। क्योंकि वाइलिंग तो आराम से पता चल जाता है, वाइलिंग मेल टू मेल होता है। तो अगर कोई भी चीज मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल जा रही है तो ये क्या होती है? ये
वाई लिंक्ड है, इसे ढूंढना बहुत आसान है। ठीक है, अगर कोई ट्रेड जो है मम्मी से दोनों बच्चों में जा रहा है, ठीक है, तो इसे मैटरनल इम्प्रिंटिंग कहते हैं, ये भी ढूंढना बहुत आसान है। अगर पापा से बच्चों में जा रहा है, ठीक है, पापा में है और फिर सारे बच्चों में है, ठीक है, तो इसका मतलब पैटर्नल इम्प्रिंटिंग है, ये भी ढूंढना आसान है। लेकिन ये जो है एक्स लिंक डोमिनेंट कब होगा, एक्स या एक्स ऑटोसोमल डोमिनेंट कब होगा, या एक्स लिंक रिसेसिव कब होगा, या ऑटोसोमल रिसेसिव कब होगा, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये टेक्निक अपनानी पड़ती है। जो ये है, सबसे पहले आप पेडिग्री को स्टडी करेंगे और एक बार देखेंगे कि क्या सभी अफेक्टेड चिल्ड्रन जो हैं, जितने भी बीमार हैं या जितने भी कैरेक्टर वाले चिल्ड्रन हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबके कोई एक पेरेंट्स को, किसी एक पेरेंट या दोनों को बीमारी है या नहीं। याद रखना, सभी बच्चों के किसी एक पेरेंट, मम्मी या तो मम्मी या तो पापा या दोनों को बीमारी है या नहीं। अगर आंसर यस आता है तो इसका मतलब वो डोमिनेंट ट्रेट होगा, और अगर आंसर नो आता है तो वो रिसेसिव होगा। अब ये इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ना, तो जैसे ही मेल, जब जैसे ही डोमिनेंट आता है तो हम क्या करेंगे, आंसर यस आया तो इसका मतलब डोमिनेंट है। जैसे ही यस आंसर आता है और हमें पता चला डोमिनेंट है, तो हम किसके बारे में सवाल पूछेंगे, मेल के बारे में। ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव एटलीस्ट अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर। अब ये पूछना है कि सारे के सारे मेल जो हैं, अफेक्टेड मेल हैं, उनके अंदर अफेक्टेड मदर यानी मम्मी भी बीमार हो और बेटी भी बीमार हो, दोनों होने चाहिए। खाली मम्मी हो और बेटी नहीं तो भी यस नहीं करेंगे, खाली बेटी और मम्मी नहीं हो तो फिर क्या, तो भी यस नहीं करेंगे, दोनों नहीं हो तो नो करना ही करना है। ठीक है, और सभी के साथ ऐसा होना चाहिए। तो अगर सभी मम्मियां, सभी अफेक्टेड मेल की मम्मियां और बेटियां दोनों ही बीमार हैं या अफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, अब आपके पहले क्वेश्चन में आंसर आता है नो, यानी ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स, नो। तो ये कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है। अब इसमें रिसेसिव कौन है, दुनिया में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो रिसेसिव कौन हुई, फीमेल। तो अब रिसेसिव में फीमेल से पूछते हैं, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन, यानी कि सभी फीमेल के अफेक्टेड फादर और अफेक्टेड सन हैं क्या, बीमार फादर बीमार सन हैं क्या। अगर आंसर यस आता है तो ये एक्स लिंक्ड है, और अगर नो आता है तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, अब इन 3 क्वेश्चंस को ध्यान में रख के आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ये चारों के चारों आपको पता चलेंगे। ये बात ध्यान रख लीजिए, इन 3 क्वेश्चन से वायलिन का पता नहीं चलेगा, वायलिन का तो सीधा पता चल जाएगा देखते ही कि अगर कोई ट्रेड लगातार मेल से मेल में जा रहा है, इट मीन्स वो क्या है, वो वाइड लिंक्ड है। ठीक है, अगर वो पापा का करेक्टर बच्चों में एक्सेप्ट हमेशा बच्चों में आ रहा है, हर बच्चे में बाप का करेक्टर आ रहा है, पापा का करेक्टर आ रहा है, इट मींस इट्स कॉल्ड पेरेंटल इम्प्रिंटिंग। ठीक है, और सभी बच्चों में मम्मी का करेक्टर आ रहा है, हर बच्चे में मम्मी का करेक्टर आ रहा है, तो ये क्या है, मैटरनल इम्प्रिंटिंग है। ठीक है, लेकिन ये तीनों तो बहुत आसान है, साफ साफ दिख जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी एक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। चलिए, अब हमारी बुक के अंदर जो प्रॉब्लम दी गई है इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये प्रॉब्लम आपको बुक में दी गई है, चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होगी। चलिए, अब देखिए, पहले पहले ये बुक की प्रॉब्लम नंबर ए की बात करते हैं। बुक के अंदर दिया गया है, अब यहां पर जो प्रॉब्लम नंबर ए है उसकी बात करें तो यहां पर पहला पहला क्वेश्चन पूछेंगे, ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स। चलिए देखते हैं, एक तो इनके पेरेंट्स भी हैं, ये है, दूसरा इनके पेरेंट्स ये रहे, इसका मतलब ये क्या हुआ, यस आंसर आता है। ठीक है, क्लियर है, हर एक का पेरेंट को बीमारी है, किसी एक पेरेंट्स को बीमारी है, तो इसका मतलब यस आंसर आता है। ठीक है, अब यस आंसर आने का मतलब क्या हुआ, ये डोमिनेंट डिजीज है, ये क्या है, डोमिनेंट डिजीज है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे क्या, डोमिनेंट होते ही डोमिनेंट के बारे में, किसके बारे में पूछेंगे, मेल के बारे में। मेल यहाँ पर एक ही है ये। ठीक है, तो हम इसके बारे में पता करते हैं, क्या है ये, कि ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर। अब यहाँ मेल है, इसकी अफेक्टेड मदर तो है लेकिन अफेक्टेड डॉटर नहीं है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर इसकी अफेक्टेड डॉटर होती तो इसे हम क्या कहते, इस ये होता एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, और अब यहां पर अगर इसकी नहीं होती, ठीक है, तो ऊपर वाला भी नहीं होता कोई भी, तो क्यों क्या होगा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हमारे बुक में इसे
एक्स लिंक्ड दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर इसकी एक बेटी बना दी गई है जिसको बीमार है, जो बीमार है। अगर ऐसा कंडीशन होता तो ये क्या है, ये डेफिनेटली एक्स लिंक्ड होता। ठीक है बेटे, ये क्या हुआ, ये है आपका डायग्राम नंबर ए। अब बात करते हैं डायग्राम नंबर बी की, बात करते हैं बेटे। ठीक है, डायग्राम नंबर बी जो है उसमें क्या है, उसमें देखते हैं सबसे पहले, क्या सभी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के या सभी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के पेरेंट्स को बीमारी है। तो भैया इन्फेक्टेड कितने हैं, एक दो तीन, रेड वाले एक दो और तीन हैं। ठीक है, इनके पेरेंट्स को, इनको भी बीमारी नहीं है, इनको भी बीमारी नहीं है। इसका मतलब आता है नो, यानी ये है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये रिसेसिव निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर रिसेसिव हो तो फीमेल के बारे में पूछते हैं। यहाँ फीमेल कौन है, ये रही। ठीक है, क्या हर रिसेसिव फीमेल के या हर फीमेल के, अफेक्टेड फीमेल के पापा और बच्चा दोनों इफेक्टेड हैं। ठीक है, पापा और बेटा दोनों इफेक्टेड हैं। अब यहाँ पर इसके पापा इफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब आंसर आएगा नो। नो आते ही ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज लाइक एल्बिनिज्म, AR, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। आंसर समझ में आ गया बेटा, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि कुछ सवाल करते हैं। अब इधर देख जो है वो अटैच्ड ईयर लोब की जो है इनहेरिटेंस दे रखी है। गिवन बिलो इज द पेडिग्री ऑफ अ फैमिली विथ 5 चिल्ड्रन, इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब एज अपोजिट टू फ्री वन। द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल एंड द सर्किल द फीमेल इंडिविजुअल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉन इज। तो कौन सा कंक्लूजन सही है। अब बेटा बहुत सिंपल सी कहानी है, सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं कि द पेरेंट्स आर द होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये कह रहा है पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव हैं। पेरेंट्स कौन से, ये और ये होमोजाइगस रिसेसिव हैं। होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तो कैपिटल डी जो है इसका क्रॉस किससे हो रहा है, कैपिटल डी और कैपिटल डी से हो रहा है। अब यहाँ क्रॉस किस तरह गैमेट बनेगा, एक स्मॉल सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव है ना, तो स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। ठीक है, इधर भी कौन बनेगा रिसेसिव से ये, और बन गए वापस से स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। क्लियर है, समझ में आया कि भाई पेरेंट्स क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव हैं, दोनों एक जैसे हैं, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी आ गया। ठीक है, इसके साथ में क्या हुआ, अब दोनों ने गैमेट भी एक जैसे बनाए, स्मॉल डी, और उनसे मिलकर बच्चा भी कैसा पैदा हुआ, स्मॉल डी। तो हम इस बच्चे के तो स्मॉल डी मान सकते हैं, फिर ये कहाँ से पैदा हो गए ये दोनों। ठीक है, तो या कैपिटल डी, या अगर ये कैपिटल डी है तो कैपिटल डी आया कहाँ से। तो कुल मिलाकर के ये वाली धारणा तो हमको खारिज करनी पड़ेगी, ये वाला जो है ये पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा ऑप्शन कहते हैं द करेक्टर इज वाइलिंक्ड। वाइलिंक्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर इस मेल में करेक्टर आया लेकिन पापा में करेक्टर नहीं है। ठीक है, इसने मतलब ये वाइलिंग भी नहीं है। द पेरेंट्स आर द होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब कैपिटल डी। ठीक है, क्रॉस कैपिटल डी, दोनों पेरेंट्स क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। तो इधर क्या होगा, गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल डी। इधर भी फीमेल गैमेट कैसे बनेगा, कैपिटल डी। दोनों के मिलने से क्या आएगा, कैपिटल डी। ओके, अब यहां पर ये इस चीज को तो जस्टिफाई कर लेता है लेकिन इन दोनों को ये नहीं बता पा रहा। ठीक है, कि डिजीज आई कहां से, तो ये भी गड़बड़ है और ये भी गलत है। ठीक है, आंसर नंबर, अब ये ऑप्शन नंबर 3 भी हमारे लिए गलत है। ठीक है बेटे, अब ये कहता है चौथा, द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, यानी पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं। एक कैपिटल डी, दूसरा स्मॉल डी, क्रॉस कैपिटल डी और स्मॉल डी। ठीक है, इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे, इससे 2 तरह के गैमेट बनेंगे। एक तो बनेगा कैपिटल डी और स्मॉल डी, और सेम इधर भी ऐसा कैसा बनेगा। अब कैपिटल डी इधर भी कैसा बनेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, अब यहां पर अगर कैपिटल डी के साथ आता है, ठीक है, तो क्या होगा, डिजीज नहीं होगी, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी बनता है तो भी डिजीज नहीं होगी, क्योंकि क्या है, कैपिटल डी कहेगा, स्मॉल डी कहेगा मैं डिजीज पैदा करूंगा, लेकिन कैपिटल डी कहेगा नहीं पैदा करनी, मैं डोमिनेंट हूं। तो डोमिनेंट जीन जो है वो स्मॉल डी को डिजीज पैदा करने नहीं देगा। लेकिन अगर ये डी
इस जो छोटा डी है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा छोटा डी है, उसके साथ में मिल जाएगा तो स्मॉल डी पैदा होगा। और ये कहेगा डिजीज करो, ये भी कहेगा डिजीज करो, डिजीज पैदा हो जाएगी स्मॉल डी के साथ। बेटे ये समझ में आ गई आपको बात? तो ये सिंपल सा है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, जिसमें क्या होता है कि ये जो है पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस। इसको मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता भी दिया था, ठीक है। इससे पहले जो पेडिग्री का मैंने वीडियो बताया था कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जो है वो बच्चे में है लेकिन पेरेंट्स में नहीं है, तो पेरेंट्स हमेशा क्या होंगे? हेटेरोजाइगस होंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है सेकंड, जो ये नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। प्रिडिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट, तब भी देखना है कि ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो थ्योरी कहती है, पहले देखो कि सभी बीमार लोगों के पेरेंट्स को, एटलीस्ट एक पेरेंट्स को बीमारी है या नहीं है। तो हमारे पास एक है, इसको ये बीमारी हो गई, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स को बीमारी है नहीं है, बेटा ये बीमारी है नहीं है, क्लियर है। यहाँ किसी को भी हमने काला कर रखा है, यहाँ ना इसको कर रखा है ना इसको कर रखा है, इसका मतलब ये बीमारी है। यहाँ पर ये नो आता है, नो आते ही आंसर क्या होगा कि ये रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। ये कैसी है? रिसेसिव डिजीज, क्लियर है बेटे। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर इज डोमिनेंट तो हुआ ही नहीं, ठीक है, ओके बेटे। अब आता है क्या, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखो, कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड कैरिड बाय द, अब कैरेक्टर इज रिसेसिव कैरिड बाय द वाई क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम से होता तो पिता से बेटे में चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पापा जी तो भी सही हैं, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ठीक है बेटे, क्लियर है बेटे। आगे देखते हैं, कैरेक्टर इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। अब ऑटोसोमल हमारे यहाँ पे हमने क्या कहा कि डोमिनेंट कब होता? जब किसी एक पेरेंट को होता है, लेकिन यहाँ तो डोमिनेंट है ही नहीं, रिसेसिव ही है, ठीक है। तो अब रिसेसिव है तो रिसेसिव को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि सभी मदर पेरेंट बच्चों की या सभी लड़कों की मम्मी जो है, मम्मी और बच्चों दोनों को बीमारी है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ना तो मम्मी को बीमारी दिख रही है ना बच्चे को दिख रही है, दिख रहा है बेटा। लेकिन एक बात है, यहाँ पर गौर से देखो तो डॉट लगा हुआ है, बीमारी नहीं है पर ये क्या है? ये अफेक्टेड है, ठीक है। अगर गोले के बीच में एक डॉट लगाओ तो वो उस लेडी को बीमारी तो नहीं होती, लेकिन वो जीन उसके अंदर होता है, इसका मतलब इसके अंदर ये जीन है। तो ये कैरेक्टर क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये कैसा है? एक्स लिंक्ड, क्योंकि मदर भी कैरियर है और बेटियां भी दोनों कैरियर हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। बेटे बात समझ में आ गई आपको ये? ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ये आंसर है। इसके बाद अगला देखते हैं, द पेडिग्री शो द अकरेंस ऑफ द एल्बिनिज्म विच इज रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। अब ये फिर से एल्बिनिज्म आ गया जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब ये कह रहा है पर्सन 4 जो है, ये वाला जो पर्सन है, ये क्या है? होमोजाइगस है, इसमें बीमारी है नहीं है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल डी, कैपिटल डी, ठीक है, ओके। अब ये क्या है? और दूसरा वाला इसको बीमारी है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा? स्मॉल डी और स्मॉल डी, ठीक है, ओके बेटे। अब यहां पर देखो, इससे एक ही तरह का डैमेज बनेगा कैपिटल स्मॉल डी, और इससे एक ही तरह का बनेगा कैपिटल डी। जब कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल डी स्मॉल डी। तो यानी कि ये जो 5 और 6 हैं, ठीक है, ये जो 5 और 6 हैं, इनका जीनोटाइप क्या है? 5 का भी स्मॉल डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी है, और 6 का भी कैपिटल डी स्मॉल डी है, ओके बेटे। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि अब यहां पर ये पूछ रहा है विच इफ पर्सन 4 इज होमोजाइगस द कैरियर फॉर ट्रेट इज, तो हमने पता लगा लिया 5 एंड 6, तो यहां पर आंसर 5 एंड 6 आराम से हो जाएगा। लेकिन यहां ये कुछ और भी ऑप्शन दे रहा है, 5 एंड 6 के बाद 1 4 भी दे रहा है। 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तो क्या है? कि स्मॉल डी है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब 5 एंड 6 दिया है, ठीक है, चलिए पीछे नीचे 1 और 2 भी दिया है। अब बेटा यहां एक और परेशानी बेटा, ठीक है, हमने ये तो पता कर लिया कि 5 एंड 6 क्या है? 5 एंड 6 कैरियर है, लेकिन यहां पर ये जो हमें मिला है, ये जो है, ये क्या है? ये स्मॉल डी है। स्मॉल डी का मतलब एक डी इधर से आया, एक डी इधर से आया, ठीक है। लेकिन क्या इनके अंदर बीमारी है? नहीं है, ठीक है। इसका मतलब
इसके अंदर भी एक कैपिटल डी था, इसके अंदर भी एक कैपिटल डी था, यानी 1 और 2 भी क्या है, 1 और 2 भी कैरियर ही हैं। इसका मतलब आंसर क्या होता है, 1 2 5 6। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। अब अगले पेडिग्री चार्ट में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जो एल्बिनिज्म, वापस से एल्बिनिज्म के पीछे पड़े हैं सभी लोग। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड वन इज होमोजाइगस, यानी सेकंड जनरेशन का पहला जो बच्चा है उसके होमोजाइगस होने के कितने चांस हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम सीधा ही करते हैं कि ऊपर पेरेंट्स को बीमारी नहीं है, इसका मतलब उनका जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी। इसमें 3 तरह के बच्चे पैदा होंगे, कैपिटल डी, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी स्मॉल डी। स्मॉल डी तो क्या होगा, 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, ये कैसा है, ये तो डिजीज्ड है, इसके अंदर कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया। अब इसके अंदर इसके होमोजाइगस होने के कितने चांस हैं, यानी इसके कितने चांस हैं, तो टोटल चांस कितने होते हैं, 3। ठीक है, और अपॉन 1 यानी 3 में से 1 चांस है, आंसर क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है बेटे, तो ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 1/3 और आंसर क्या है, 1/3। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला का आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इस पेडिग्री को पढ़ते हैं, पेडिग्री को अच्छी तरह पढ़ेंगे और बताइए कि ये ट्रेट क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या मैटरनल इम्प्रिंटिंग है, या पैटर्नल इम्प्रिंटिंग है। दो गौर से देखो, यहाँ दिखने में साफ पता चल रहा है कि मम्मी को बीमारी नहीं है और यहाँ बच्चों को भी बीमारी नहीं है। यहाँ मम्मी को हुई बीमारी तो बच्चों को भी हो गई, यहाँ मम्मी को बीमारी नहीं है तो बच्चों को भी नहीं है। इसका मतलब क्लियर दिख रहा है यार, ये तो क्या है, मैटरनल इम्प्रिंटिंग है। इसकी माँ का जीनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है, इसकी माँ का फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है बेटे। अब यहां पर क्या है, अब ये इसको अगर हम हमारे फॉर्मूले से करके देखते हैं। ठीक है, तुम्हारे फॉर्मूला यहाँ गलत कैसे दिखता है, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई हमें नहीं कर पाएगा, बताता हूँ कैसे। आइए देखते हैं, हमारे फॉर्मूले में हम क्या करते थे, 3 क्वेश्चन पूछते थे कि क्या सभी अफेक्टेड, जो जितने भी अफेक्टेड आदमी हैं उनके कोई एक पेरेंट्स को बीमारी है। तो देखो यहाँ पर ये इतने इफेक्टेड हैं, इनमें से इसके एक पेरेंट को है, लेकिन यहाँ तो कोई इन्फेक्टेड है ही नहीं, लेकिन एक पेरेंट्स को हो गया। ठीक है, ये इफेक्टेड है, ठीक है, लेकिन इसके तो पेरेंट है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गई ना, सीधा ही गड़बड़ हो गई। चलिए, अब नो करते ही ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। ठीक है, रिसेसिव हो गया। फिर रिसेसिव में हम देखते हैं कि क्या सभी फीमेल, जितने फीमेल हैं, फीमेल के बेटे और पापा दोनों को बीमारी है, तो यहाँ पर ये फिर परेशानी हो गई, इसलिए ये इसको सही तरह से जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन साफ क्लियर दिखता है कि फीमेल का कैरेक्टर, फीमेल के कैरेक्टर मेल बच्चों में आ गए, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये। ठीक है, क्लियर है, चाहे ये फीमेल हो, इसने बच्चों को बीमारी नहीं दी, ये फीमेल थी, इसने बच्चों को दे दी, ये फीमेल थी, इसने बच्चों को नहीं दी। तो ये मैटरनल इम्प्रिंटिंग का एग्जांपल है। और कभी भी आप पेडिग्री सॉल्व करने जाएं तो पहले वाले जो 3 क्वेश्चन पूछने से पहले ये देख लें कि वाइल्ड मेल टू मेल इनहेरिटेंस हो रही है, या मेल के कैरेक्टर आ रहे हैं, या फीमेल के कैरेक्टर आ रहे हैं। ये तीनों देखना बहुत आसान है, तो सबसे पहले इन तीनों को देखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ द ऑटोसोमल रिसेसिव जीन अगेन एल्बिनिज्म। ये एल्बिनिज्म के पीछे ही पड़ गए। चलिए, ये कह रहे हैं कि ए और बी की क्या होगी, जीनोटाइप क्या होगा। अब यहाँ पर इनके अंदर बीमारी है तो ये सीधा होगा स्मॉल ए। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में सेकंड वाले में स्मॉल ए यहीं पर ही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा इसको ही कर सकते हैं। लेकिन चलो अब देखते हैं, अब इसके अंदर बीमारी नहीं है और इसके सारे बच्चों में बीमारी नहीं है। इधर बच्चों के अंदर सभी में एक स्मॉल ए तो यहाँ से आया, दूसरा आएगा कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल डी बना दिया मैंने। ठीक है, तो दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल ए, ये लीजिए कैपिटल ए। ठीक है, अब ये कैपिटल ए कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा। ठीक है, ओके, और ये भी कैपिटल ए। अभी कैपिटल ए यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कैपिटल ए से एक ही गैमेट बनता कैपिटल ए, और इधर से कैपिटल स्मॉल ए, और सारे बच्चों का ये आ जाता
कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता बीच में हम यहाँ पर क्या ले लें, कैपिटल ए स्मॉल ए ले लें, तो क्या होगा, अगर ये इसके साथ मिलता है तो ये बन जाएगा, लेकिन अगर ये इसके साथ मिलेगा तो बनेगा स्मॉल ए और डिजीज आ जाएगी। लेकिन इस जनरेशन में किसी के पास भी डिजीज नहीं है, इसीलिए ये आंसर ही सही है। ठीक है बेटे, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पेडिग्री के अंदर क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर से एल्बिनिज्म, लगता है एल्बिनिज्म से प्यार हो गया है हमारे। तो अब देखते हैं ये क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, व्हाट विल बी द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, बीमारी है तो अब इस बीमारी को दूर करने का क्या तरीका है, इस बीमारी का जो जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए, ठीक है, ओके। अब अगर हमने कहा था कि अगर क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और पेरेंट्स में बीमारी नहीं है लेकिन बच्चे में बीमारी है, तो पेरेंट्स क्या होंगे, बच्चे का तो जीनोटाइप ये है, पेरेंट्स क्या होंगे बेटा, पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे, पेरेंट्स होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है भाई। ये वाला ए इधर से आया, ये वाला ए इधर से आया, लेकिन पेरेंट्स बीमार नहीं है तो उनके अंदर एक कैपिटल ई होगा। ये आंसर सेकंड नंबर आंसर सही है। ठीक है बेटे, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आगे देखते हैं। चलिए, ए पेडिग्री एनालिसिस इज शोन बिलो फॉर अ डिजीज दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अरे भगवान का शुक्र है कि ऑटोसोमल रिसेसिव से पीछा छूटा। अब पहली बार ऑटोसोमल डोमिनेंट आया, इसको ढंग से करेंगे। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फर्स्ट जनरेशन है, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्लियर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो बीमारी जो होती है वो अगर इस कंडीशन में नहीं होती, किस कंडीशन में नहीं होती, इसी कंडीशन में नहीं होती, यानी स्मॉल ए डोमिनेंट कंडीशन में, जब अगर दोनों रिसेसिव हो तो नहीं होगी। अब ये पोजीशन सिर्फ यहां आ रही है तो सीधा आंसर सीधा ही यूं चिपका सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अभी भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहां बच्चों में, दोनों बच्चों में है, ठीक है, तो बच्चे क्या हो गए, इधर से तो एक ए इधर से आया, इधर में भी एक ए आया, ठीक है, लेकिन बच्चों में बीमारी नहीं है तो हम यह कहेंगे ये ए, ठीक है, ओके। चलिए भाई, ये बात तो क्लियर हो ही गई। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर ए आया तो इसका मतलब इसमें एक ए तो ये है, क्लियर है बेटे, ओके। अब यहां पर इसको सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन सिर्फ यही बचता है, ठीक है, तो ये आराम से आ गया। यानी ये जो बीमारी वाला जो इंडिविजुअल है ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, क्लियर है। वरना अगर हमें ये आंसर में यहाँ पर ये नहीं दिया होता, अगर हम यहाँ पर ये कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं दिया होता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ये कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन हमें आंसर दे ही दिया है तो हम सीधा ही कहेंगे ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। ओके बेटे, नेक्स्ट है गिवन पेडिग्री शो इनहेरिटेंस ऑफ द एल्बिनिज्म। फिर से एल्बिनिज्म आ गया, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब आप बताओ कि इनमें इंडिविजुअल इज होमोजाइगस नॉर्मल, द फोर्थ इंडिविजुअल इज होमोजाइगस नॉर्मल, बिल्कुल होमोजाइगस नॉर्मल है, ठीक है, ओके, होमोजाइगस नॉर्मल है, कैपिटल डी आएगा, ठीक है। और फाइंड आउट द कैरियर इंडिविजुअल। अब इनमें से कैरियर इंडिविजुअल कौन सा है, तो ये जो होगा ये कैसा है, इसको बीमारी है तो ये होगा स्मॉल डी, ठीक है। अब कैरियर वाले कौन से होंगे, जो ये हो, कैपिटल डी और स्मॉल डी हो, ठीक है। यहां पर देखते हैं 3 और 4 तो होमोजाइगस है तो यहाँ आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है, पहले से ही जान। और दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला 4 और 5 भी होमोजाइगस है तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि कैरियर तो हेट्रोजाइगस है ना, ओके। अब आता है 5, 6 और 3। चलिए अब देखते हैं 6 और 3 की क्या कहानी आती है। 6 और 3 में बात करते हैं, 6 की बात करते, 5 पहले 5 6 की बात करते हैं। देखो ये जो है कैपिटल, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा इसका गैमेट बनेगा स्मॉल डी और इसका बनेगा कैपिटल डी। अब कैपिटल डी और स्मॉल डी मिले तो क्या बन जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। और ये क्या है,
ये दोनों क्या हैं, 5 और 6 क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी यानी कैरियर मॉलिक्यूल है, कैरियर है। ठीक है, अब यहाँ 3 नंबर का आता है। अब 3 नंबर को देखने के लिए हमें पहले इन दोनों का पता लगाना पड़ेगा। और इन दोनों का पता कैसे लगाएगा, ये क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी इसमें एक स्मॉल डी यहाँ से आया, एक स्मॉल डी इधर से आया। ठीक है, लेकिन इनमें बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब इनको ढोकने के लिए एक कैपिटल डी यहाँ भी था, एक कैपिटल डी यहाँ था। ठीक है, ओके। अब ये जो है, ये इसमें बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये या तो कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है, या फिर कैपिटल डी भी हो सकता है। अब इसमें ये चांसेस है, इसका मतलब इसे हम काउंट नहीं कर रहे। तो 6 3 भी रॉन्ग आंसर है, आंसर है 5 6, जो कि एकदम सही आंसर है। ठीक है, ये हुआ गया आपके पेडिग्री के कुछ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट कहाँ करना है आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर है। और कैसा भी कोई भी गाइड का कोई भी क्वेश्चन हो पेडिग्री से रिलेटेड, आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तब तक आप अपना रखिए बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।